लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज का भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड से दूसरा ऑडियो पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति जो अब तक हैं, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26/1/1950 से 13/5/1962 तक। दूसरे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि 5 साल के लिए रहे, 13/5/1962 से 13/5/1967। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13/5/1967 से 3/5/1969 तक। उसके बाद वीवी गिरी, 69 से 74 तक। फखरुद्दीन अली अहमद, 74 से 77 तक। नीलम संजीव रेड्डी, 77 से 82। ज्ञानी जैल सिंह, 82 से 87। आर वेंकटरमण, 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997। के आर नारायणन, 1997 से 2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007, 25/7/2007 तक। उसके बाद प्रतिभा पाटिल, 25/7/2007 से 25/7/2012 तक। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017। उसके बाद रामनाथ कोविंद, 2022 तक। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। वीवी गिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और बीडी जत्ती, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने का योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ के पद धारण नहीं करता हो। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है तो संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ या किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार राष्ट्रपति बनना चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 71 यानी कि 71 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा एवं पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 और 61 के अनुसार महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61A में उल्लिखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाए। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाए।
जिस सदन में जिस सदन में जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, लिखित रूप में सूचना दी जाए। सदन के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर लेने के पश्चात प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। उस स्थिति से राष्ट्रपति को त्यागपत्र करना होगा या पदत्याग करना होगा। अनुच्छेद 62 का 2 राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है, यानी कि पदावधि की समाप्ति से जो रिक्ति होती है उसे क्या होता है, 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि यानी कि पद की अवधि जो है 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 के खंड 1 में है। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56 के 1 के गौ में लिखा हुआ है ऐसा। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए मासिक है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है: भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य। तीसरा है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्य और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूत और अन्य राजनयिक, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि। दूसरा है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। पहला है संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, आर्टिकल 85 के 2 के ख के अनुसार। दूसरा है संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा है लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। लोकसभा का जो प्रत्येक साधारण निर्वाचन होगा, ठीक है, उसके बाद जो पहला सत्र होगा उसके सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा उसके प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। चौथा है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। पहला है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक है उसे पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। दूसरा है धन विधेयक, अनुच्छेद 117 का 1, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, 117 का 3, ऐसे कराधान जिससे राज्य हित जुड़े हैं या प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है
तब वह इस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। लेकिन यह संवैधानिक प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को नामांकित नहीं करता है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं, तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। जब संसद के दोनों सत्र चल रहे होते हैं, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। उसके बाद है सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के साथ भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। उसके बाद है क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, अनुच्छेद 352। राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न आपातकाल, अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है जिसे। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, जिसकी जो न्यूनतम अवधि होती है 2 माह होती है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं दिया था। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय में केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कार्यकाल 5 वर्ष है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व
राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन तथा अन्य सुविधाओं का उपभोग करता है। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 62 तक 2 बार बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, वी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बी.डी. जत्ती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, आर वेंकटरमण 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 11/8/2007 से 2017 तक, वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक और जगदीप धनखड़ 2022 से वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि किसी व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। प्रधानमंत्री पूर्व में योजना आयोग का, वर्तमान में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो दो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए, वीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। पहले राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में
वर्तमान समय में राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या 245 है। 229 सदस्य राज्यों के लिए, 4 सदस्य यूटी के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। उसके बाद जो 12 सदस्य हैं वो हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित जो सदस्य हैं। इस प्रकार 245 सदस्य हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित होने के बाद सदस्यों की संख्या हो गई है 225 राज्यों के लिए, 8 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों को मिलाकर। तो इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 45, 245 है। इनमें से जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। शेष 233 सदस्य जो होते हैं संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों से और 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उनका नाम उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है 75 के 3 के आधार पर। केवल राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 249 के आधार पर। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमतों से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है, अनुच्छेद 312। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि उस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है, न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने: इंदिरा गांधी 1966 से 67, एच डी देवेगौड़ा 1996 से 97, आई के गुजराल 1997 से 98, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या: तो उत्तर प्रदेश से है 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16, वेस्ट बंगाल से 16, कर्नाटक से 12 सदस्य, आंध्र प्रदेश से 11, एमपी से मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11 सदस्य, उड़ीसा से 10 और राजस्थान से 10 सदस्य। उसके बाद केरला से 9, पंजाब से 7, असम और तेलंगाना से भी 7 सदस्य, झारखंड से 6, छत्तीसगढ़ से 5, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से 3, बाकी गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से एक एक सदस्य राज्यसभा में है। संघ राज्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 4 सदस्य और दिल्ली से 3 और पौंडीचेरी से 1 सदस्य हैं। लोकसभा लोकसभा का प्रथम लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, अनुच्छेद 93। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों व
अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकती है, लेकिन 104 संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसके आधार पर क्या है, जो लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से, यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इन सदस्यों में से 530 सदस्य 28 राज्यों और 13 सदस्य जो है 9 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय जो प्रतिनिधित्व था वो अब समाप्त कर दिया गया है। इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन यह है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 552, ये अब 550 हो गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से होने थे। लेकिन वर्तमान समय में जो सदस्य संख्या है, जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य के क्या संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तित हो जाने से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित हो जाने से 543 जो सदस्य हैं, 543 सदस्य में से 524 सदस्य जो हैं वो संसद से 524 सदस्य जो सांसद है वो राज्यों से और 19 सदस्य क्या है संघ राज्य क्षेत्रों से। तो इस प्रकार कितने हैं? कुल सदस्यों की संख्या 543 हो गई है। 104 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 331 के आधार पर जो एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन था वह समाप्त हो गया है। अगस्त 2001 में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 ईस्वी तक स्थानों को सुरक्षित रखा गया था। वर्तमान समय में 2030 तक 25 जनवरी 2030 तक 104 संविधान संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2030 तक SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अब 2030 तक 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण जारी रहेगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है 25 जनवरी 2030 तक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं इस प्रकार हैं। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल तथा दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के 3। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार किया गया है। आपातकाल की घोषणा लागू होने के बाद विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा तथा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा के 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि 55 होता है। ठीक है, जो लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत हो गए हों। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक हो गया हो। तो 3 तरह की परिस्थितियां हैं। पहला कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। विधेयक
पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने पर उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का उपाध्यक्ष, या यदि वह अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए या निर्धारित किया जाए। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय जो होता है अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठतम सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठतम सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार: सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम विरुद्ध घोषित करना। संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है। वह विचाराधीन विधेयक पर भी बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। लोकसभा के अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना, ये कार्य हैं। विभिन्न विधेयक और प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना और मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करना, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय पर या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है, उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो था 17 अप्रैल से 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनंत सैनम थे। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें: किसी संसद सदस्य की योग्यता और अयोग्यता के संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता एवं अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए संसद के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या 40 दिन बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है
आपराधिक मामले अथवा अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी में छूट नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और एम अनंतशयनम आयंगर। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एम अनंतशयनम आयंगर। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकुम सिंह। चौथी लोकसभा नीलम संजीव रेड्डी और गुरदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लो और बलिराम भगत। छठी लोकसभा के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी और के एस हेगड़े। सातवीं और आठवीं लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे। नवीं लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष शिवराज वी पाटिल। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष पी ए संगमा। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी। 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी और मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 का 1। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और अन्य व्यय के सभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता और पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता और पेंशन, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा, संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। संसद की आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड जो है, संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने का अधिकार है। यह निधि 1950 द्वारा गठित की गई थी। 1950 द्वारा गठित की गई थी। यह विधि कार्यपालिका के व्यवधान है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अन्वेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इन निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो, यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है। उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार साबित कदाचार या असमर्थता हो सकेंगे। इसकी अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। यह इस बात की संपरीक्षा करता है। अगला है संविधान में संशोधन। संविधान में अनुच्छेद 368 में
संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। पहला है साधारण विधि द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी व्यवस्था है। अब उसके बाद है दो तरह के जो संशोधन है वो किस तरह से है। अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी गई है, अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर है। उसमें क्या है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संविधान संशोधन का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत करना आवश्यक है। यानी कि संसद के दोनों सदनों में से उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, और उसके बाद क्या है, आधे विधानमंडलों से भी स्वीकृत करना आवश्यक है। उसके द्वारा किए गए संशोधन के प्रमुख विषय हैं। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति, अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। राज्यों की कार्यपालिका। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यता होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल है, तब उसे दोनों राज्यों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करें। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। पहला, वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जब तक वह पद पर हो, उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। जब तक वह पद पर हो, तब तक उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है।
राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। दूसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। दूसरा है विधायी अधिकार। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करता है, सत्र का आह्वान करता है, सत्रवसान करता है और उसका विघटन करता है अनुच्छेद 174 के अनुसार। राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, तो उसे राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत करता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल को ऐसा लगे जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वह वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम को है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। उसके बाद है वित्तीय अधिकार। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है तो उस समय उस विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता तो जब तक राज्यपाल उसकी संस्तुति न कर दे। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से धन निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल उसकी संस्तुति न कर दे। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी भी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। यानी कि राज्यपाल की संस्तुति जब होगी उसके बाद ही किसी भी अनुदान की मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी भी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर यह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। न्यायिक अधिकार। राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की शक्ति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत
शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इसकी सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उपराज्यपाल दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल है। दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव में प्रशासक है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। विधान परिषद विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान समय में कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद के कुछ कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तथा उसके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो, और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 सदस्य को राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद के किसी भी बैठक में कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनती है। सभापति और उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, अथवा विधान परिषद के सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें अपदस्थ किया जा सकता है। किसी ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान, ठीक है, विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद है, गोवा में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 सदस्य हैं। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो यह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो उस समय यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या अथवा नहीं,
इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन की कुल सदस्यों की 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के अधिकार एवं कार्य। विधि निर्माण। विधानसभा के कार्य और अधिकार क्या हैं? पहला है विधि निर्माण। इसे राज्य सूची के संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध हो, विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। यानी कि अगर दोनों जो समवर्ती सूची के विषय में अगर दोनों ने क्या बनाए हैं, कोई विधि बनाई है, राज्य विधानसभा और संसद ने, तो संसद की जो विधि होगी वो सर्वोच्च होगी, वो माननीय होगी। वित्तीय विषयों के संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल द्वारा सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब तक विधानसभा परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है, न ही उसमें संशोधन कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है और राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संविधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के 200 सदनों द्वारा पारित होता है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि करना आवश्यक है। यानी कि संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका क्या है? अनुच्छेद 368 के अधीन संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक है, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक अगर संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो उसे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा भी पारित करना आवश्यक है। पांचवा है निर्वाचन संबंधी अधिकार। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव पश्चात जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का मुख्य प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है, तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। लुसेंट पॉलिटी पॉडकास्ट का ये दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।